हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 9 जनवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहली हेडिंग यहां पर प्रमुखता से प्रकाशित की गई है वो है कि बिल्किस कांड के दोषी फिर जाएंगे जेल। तो ये बिल्किस कांड क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा रद्द की है, जो आदेश दिया है, वो गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त किया है, जिसमें उन दोषियों को माफ कर दिया गया था जिन्होंने 15 साल की उम्र कैद की सजा को काट लिया था और जिनके आचरण में सुधार आया था। सभी 11 दोषियों को 2 सप्ताह में, अब जब आदेश आ गया है कि दोषी फिर से जेल जाएंगे, तो सभी 11 दोषियों को 2 सप्ताह से संबंधित जेल अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर दोषियों की रिहाई को चुनौती देने का अधिकार है। जो बिल्किस है, उन्होंने कहा है कि न्याय ऐसे ही होता है, आज का दिन वास्तव में उनके लिए नया वर्ष है। अब यहाँ पर जो माफी के मामला है, इन पहलुओं पर होना चाहिए था विचार, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और गुजरात हाई कोर्ट ने नहीं किया है। माफी अर्जी उसी सरकार के समक्ष दी जा सकती है जिसके क्षेत्राधिकार में अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है। वही सरकार सक्षम सरकार मानी जाएगी, ना कि वह सरकार अर्जी पर विचार के लिए सक्षम होगी जिसके क्षेत्राधिकार में सजा के बाद दोषी स्थानांतरित किया गया हो या जहां अपराध घटित हुआ हो। यानी कि ये जो केस है बिल्किस वाला, वो गुजरात से ट्रांसफर करके महाराष्ट्र भेज दिया गया था। तो ये भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोर्ट किया गया है कि एक तो यहां पर नियम का उल्लंघन हुआ है। माफी के लिए अर्जी जो दोषी द्वारा स्वयं या उसकी ओर से दी जा सकती है। अर्जी पर विचार करते हुए वक्त देखा जाएगा कि सीआरपीसी की धारा 433A का अनुपालन हुआ है या नहीं। उम्र कैद की सजा के मामले में 14 वर्ष की सजा पूरी करने से पहले माफी नहीं मांगी जा सकती है, तो यह भी एक उल्लंघन हुआ है यहां पर। उसके बाद सीआरपीसी 432(2) में सजा देने वाले न्यायाधीश की राय जरूरी होती है। उनकी राय में बताया गया है कि दोषियों को माफी दी जाए या नहीं, जो कारण बताए जाएंगे उनका केस की परिस्थितियों पर प्रभाव बताया जाएगा। माफी देने में राज्य सरकार की वह माफी की नीति लागू होगी जो सजा देते समय लागू थी। किसी कारण से वह नीति नहीं लागू हो पाती है तो ज्यादा उदार नीति प्रचलन में होगी, वही लागू होगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से रूल चेंज करके माफीनामा इसमें दिया जाएगा। तो ये कुछ जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिए हैं गुजरात हाई कोर्ट में के। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि बिल्किस कांड क्या है। देखिए 27 फरवरी 2002 को गोधरा शहर में कार सेवकों से भरी एक ट्रेन को आग लगा दिया गया था। ये ट्रेन थी साबरमती एक्सप्रेस, जिसके S6 में मुस्लिम समुदाय द्वारा माना जा रहा था, मुस्लिम समुदाय द्वारा उस बोगी में आग लगा दी गई थी, जिसमें 90 लोग सवार थे, जिसमें 59 कार सेवकों की मृत्यु हो गई थी जलकर। टोटल 90 लोग मारे गए थे, लेकिन 60 जो लोग थे वो कार सेवक थे। तो एक तरीके से ये सामुदायिक रूप इसने ले लिया। और 28 फरवरी 2002 को पूरे गुजरात में दंगा फैला, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उसमें ही एक बिल्किस थी जो मुस्लिम समुदाय की महिला हैं और इनकी 3 वर्षीय बेटी थी और ये 3 माह की गर्भवती थी। इसमें 3 वर्षीय इनकी बेटी सहित परिवार के 7 लोगों की इसमें हत्या कर दी गई। इनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और जो 3 माह की जो पुत्र इनके गर्भवती थी, उसमें फिर बेटी ने जन्म लिया था। तो इसमें फिर केस किया गया। पहले तो दोषी जो ठहराए गए थे उनको उम्र कैद की सजा दी गई, फांसी की नहीं दी गई थी। तो ये सारा केस जो प्रकरण है माफीनामे के बाद फिर से उजागर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के पूरे फैसले को पलट दिया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। पीएम के अपमान पर मालदीव दे रहा बार बार सफाई। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के अपमान के मामले में मालदीव के राजदूत को तलब किया गया है। 10 मिनट की मुलाकात में इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इनसे तीखे शब्दों में आलोचना की गई है।
विदेश मंत्रालय ने दर्ज कराई कड़ी आपत्ति, मामले में भी हुई है बैठक। मोदी पर टिप्पणी करने वाले 3 मंत्रियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। मालदीव की पूर्व विदेश मंत्री मरियम दीदी भी भारत के पक्ष में उतर आई हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की और उन्होंने बोला कि दूसरे देशों की बजाय जो हमारे देश के लोग हैं वो लक्षद्वीप को अपनी डेस्टिनेशन यानी कि जो घूमने फिरने की जगह है उसमें जरूर शामिल करें। उसके बाद से कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई नेट पर, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया पर कि ये मालदीव से अच्छा है। उसके बाद 3 जो मंत्री हैं उन्होंने, जो 3 मंत्री हैं उनके नाम बता देते हैं। पहली है मरियम स्यूना, दूसरी हैं मालसा शरीफ और तीसरे हैं अब्दुल्ला महजूम माजिद। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की और लक्षद्वीप पर भी टिप्पणी करी। उसके बाद से भारतीयों द्वारा एक ट्रेंड चलाया गया #बायकॉट मालदीव। वो जो हैशटैग है वो ट्रेंडिंग में आ गया और मालदीव का बायकॉट किया जाने लगा। 9000 से ज़्यादा होटलों की बुकिंग भारतीयों द्वारा कैंसिल की गई। 5000 से ज़्यादा टिकटों को कैंसिल कर दिया गया, हवाई यात्रा कैंसिल कर दी गई है। कुछ ट्रैवल कंपनियों ने मालदीव के लिए बुकिंग लेना बंद कर दिया है। तो इस तरीके से प्रतिरोध जताया जा रहा है। और भारतीय उच्चायुक्त जो मालदीव में है, भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर ने मालदीव के विदेश मंत्रालय के एम्बेसडर एट लार्ज डॉक्टर अली नसीर से भी भेंट की और द्विपक्षीय मुद्दों को खराब होने की बात बोली कि अगर ऐसे वक्तव्य फिर से आते रहे तो जाहिर सी बात है द्विपक्षीय संबंध खराब होंगे। हालांकि जो राष्ट्रपति हैं मालदीव के, मोहम्मद मुइज्जू, वो 5 दिवसीय यात्रा पर चीन जा रहे हैं। तो ये चीन को अपने पास दिखाने के लिए, चीन के करीबी बनने के लिए शायद ये हरकत की गई है, जिसका पूरा दांव ही उल्टा पड़ गया है। मालदीव का जो इनकम है मालदीव की, वो बताया जाता है कि पूरी तरीके से पर्यटन पर निर्भर है और सबसे ज़्यादा वहाँ पर भारतीय जाते हैं। तो अगर भारतीय बायकॉट करते हैं तो मालदीव की माली हालत खराब हो सकती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हरियाणा, गुजरात और गोवा में आप ने कांग्रेस से मांगी सीटें। देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें सभी दल अपने अपने क्षेत्र में सीट के बंटवारे को लेकर मंथन में लगे हुए हैं, क्योंकि फरवरी एंड में या फिर मार्च की स्टार्टिंग में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसमें दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी ने बोला है कि वो कांग्रेस के साथ समझौता करने को तैयार है सीटों को लेकर, लेकिन उन्होंने पंजाब में सीटें नहीं बांटने का फैसला किया है, यानी कि पंजाब में वो सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगा। उसके बाद हरियाणा, गुजरात और गोवा में उन्होंने कांग्रेस से बात करी है। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर पहली बैठक में दिल्ली का तो जो मसला है वो सुलझ गया है। दोनों पार्टियों ने दिए हैं सकारात्मक संकेत। पंजाब में थोड़ी राह मुश्किल दिख रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी इसमें पीछे हटने को तैयार नहीं है। 2 अन्य राज्यों में सीट बंटवारे का पेच दूसरे दौर में हल करेंगी दोनों पार्टियां, यानी कि सहमति सी दिख रही है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के साथ कांग्रेस की बैठक आज, यानी शरद पवार की पार्टी के साथ, शिवसेना के साथ, जो शिवसेना है जो आधा इनके पास चला गया था, एकनाथ शिंदे के पास चला गया था, और जो पूर्व की पार्टी थी वो ठाकरे परिवार के पास है, तो उधर एक गठबंधन है। तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी शायद ही कुछ सीटों पर चुनाव लड़े या फिर नहीं भी लड़ सकती है। लेकिन गोवा में आम आदमी पार्टी अपना पूरा दावा पेश कर रही है। वार्ता में दोनों पार्टियों ने जानकारी सार्वजनिक करने से तो परहेज कर दिया, मगर संकेतों के अनुसार दिल्ली में जहां 4 से 3 सीटों के फार्मूले पर सहमति बनती दिख रही है, वहीं गुजरात, हरियाणा और गोवा में दोनों पार्टियां चुनावी संभावनाओं की गुंजाइश टटोल रही है, यानी कि अभी और इसमें समय लग सकता है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समक्ष हरियाणा में 1 सीट और गोवा एवं गुजरात में कुछ सीटों की मांग रखी है। सीट बंटवारा अंतिम रूप अभी देने में थोड़ा सा और समय लग सकता है। बाकी पार्टियों से भी बैठक चल रही है। इसमें जो आम आदमी की पार्टी की तरफ से गई थी वो हैं आतिशी, और इसमें अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व
मुख्यमंत्री हैं और सलमान खुर्शीद जैसे वरिष्ठ नेताओं ने इसमें भाग लिया था इस बैठक में। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पैक्सों से गांव के गरीबों को मिलेगी सस्ती दवाएं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होती हैं, जिन्हें पैक्स बोला जाता है, को समृद्ध करने पर जोर दिया है। उन्होंने, केंद्रीय जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पैक्स के पास 3 वर्षों में होगी विश्व की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता। बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के 5 पात्र पैक्सों को दिए जाएंगे जन औषधि केंद्र के स्टोर कोड प्रमाण पत्र। अभी तक पैक्स का जो रोल था वो सिर्फ खरीदने और बेचने तक ही सीमित था, यानी कि खाद्य सामग्री बेची जाती थी और जो अनाज था वो खरीदा जाता था, किसानों को उसके बदले पैसे मुहैया कराए जाते थे, लेन देन तक ही ये सीमित था। लेकिन अब इसे जन औषधि केंद्र के रूप में भी विकसित करने की बात गृह मंत्री कर चुके हैं, सहकारिता मंत्री कर चुके हैं, क्योंकि अगर उसके रोल को हम बढ़ाते हैं, पैक्स के रोल को बढ़ाया जाता है, तो कोई अलग संस्था बनाने की आवश्यकता नहीं है, अलग से जगह लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है, जो आने वाले समय में होने भी लगा है, जिसमें कि बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसमें जो दवाइयां मिलेंगी वो भारतीय जन औषधि केंद्र वाली दवाइयां मिलेंगी, जो बाजार मूल्य से 10 से 60 से 70% तक सस्ती होती हैं। सर्जिकल उपकरण भी इसमें उपलब्ध कराए जाते हैं, जो 60% तक बाजार में जो और सर्जिकल उपकरण मौजूद हैं उनसे सस्ते होते हैं। सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी लोगों को, ताकि अगर उन्हें कोई बीमारी होती है तो वो पैसे उनके ज़्यादा खर्च ना हो। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव माना जा सकता है पैक्स को मजबूत बनाने के लिए, गांव को मजबूत बनाने के लिए और पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए। जब गांव का विकास होगा तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में उनका योगदान पहले जैसा होगा, क्योंकि आज़ादी के समय कृषि क्षेत्र का योगदान 60% था, जो अब आकर 15% पर रह गया है। फिर से कृषि का योगदान जो है वो अर्थव्यवस्था में, भारत की जीडीपी में बढ़ाना होगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। जब भारत ने पाकिस्तान पर तान दी थी 9 मिसाइलें, और ये जो न्यूज है वो इमरान ने आधी रात लगाया था प्रधानमंत्री मोदी को फोन, लेकिन दिल्ली ने बात करने से मना कर दिया था। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ने के बाद बेहद तनावपूर्ण हो गए थे द्विपक्षीय रिश्ते। ये स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान में जो भारत के उच्चायुक्त रहे हैं अजय बिसारिया, उन्होंने दिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक देखी, पुस्तक का नाम भी यहां दिया गया है, एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये इन्होंने बुक लिखी है। और उसने बताया है कि भारत की जो नीति रही है, या जो वर्तमान सरकार की नीति है, वो राष्ट्र प्रथम और वसुदैव कुटुंबकम की नीति हमेशा से रही है। लेकिन जब पाकिस्तान के कब्जे में आए भारतीय वायुसेना के एक पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की सुरक्षित वापसी के लिए पड़ोसी देश पर तुरंत अपनी 9 मिसाइलें तान दी गई थी, तब कहीं ना कहीं भारत का क्रोध भी देखने को दुनिया को मिला था। उस समय इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया ने अपनी पुस्तक में बताया है कि बालाकोट पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत के आक्रामक रुख से घबराए पाकिस्तान ने अपनी आतंकी नीति पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सरकार इतनी डरी हुई थी कि तत्कालीन पाकिस्तानी उच्चायुक्त जो हैं सोहेल महमूद, उन्होंने आधी रात को तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त बिसारिया से संपर्क साधा और उन्हें बताया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान जो है वो हालात को विस्फोटक होने से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं। 27 फरवरी 2019 की उसी रात को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कत्ल की रात का संबोधन किया था और जनता से साझा भी इस बात को कर चुके हैं। बिसारिया ने दिल्ली में स्थिति का पता लगाया और सोहेल मसूद को बता दिया कि मोदी इस समय उपलब्ध नहीं है, अगर उन्हें कोई भी जरूरी संदेश देना है तो वो उन्हें दे सकते हैं, सोहेल मसूद उन्हें ही दे सकते हैं, ऐसा बोला। बिसारिया को उस रात महमूद का फिर फोन नहीं आया था। हालांकि अगले ही दिन 28 फरवरी को इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि पाकिस्तान वायुसेना के कमांडर अभिनंदन को रिहा करने का फैसला करता है। अगर उस दिन उन्होंने रिहा ना किया होता तो जो भारत ने टोटल 9 मिसाइलों को पाकिस्तान का रुख कर दिया था, यानी कि पाकिस्तान की तरफ टारगेट कर दिया था। अब इसमें
ये भी है, जब ये बातें और भी सामने आई, अमेरिका ब्रिटेन के जो राजदूत थे पाकिस्तान में, उन्होंने भी पाकिस्तानियों को समझाया, इमरान खान को समझाया कि अभिनंदन को छोड़ना ही उनके हित में है, तब ये फैसला हुआ था। नहीं तो पाकिस्तान युद्ध चाहता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी। दूसरे देशों के भी बीच बचाव के बाद अमेरिका ने भी समझाया कि अगर नहीं छोड़ा गया तो हालात गंभीर हो जाएंगे, तब ये रिहाई हुई थी। तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट हो गई है, इसके राइटर इंपॉर्टेंट हो गए हैं, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। बुक ये रही, एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। राइटर हैं पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया। देखिए बुक्स भी अगर आपको जैसे अभी हम एक और न्यूज़ डिस्कस करेंगे जिसमें जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी एक बुक को डिस्कस करेंगे। तो बुक्स के नाम और राइटर जो भी आपको मिलते जाते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मैं बताता हूं, तो उसको एक अलग सेक्शन में एक रजिस्टर बनाइए या एक डायरी बनाइए जिसमें आप लिखिए बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स, और वो लिखते जाइए। क्योंकि जो वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे बैंक के हों या SSC के हों, उसमें एक बुक जरूर पूछी जाती है। वो बुक पुरानी भी हो सकती है और चर्चित व्यक्तियों की भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो पहले ही पेज पर है कि हरियाणा में 100 घंटे की छापे। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। दिल्ली के गांव में अवैध ग्राम सभा की जमीन पर ग्रामीणों ने ही कब्जा कर रखा है। देखिए ग्रामोदय अभियान जो चल रहा है, जो उपराज्यपाल VK सक्सेना है उनकी तरफ से, और उन्होंने बोला कि जो ग्रामोदय अभियान है उससे दिल्ली के गांवों की तस्वीर बदली जाएगी। जो वहां पर मूलभूत सुविधाएं हैं उनको डेवलप किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 1300 करोड़ रुपए का फंड भी रिलीज किया है, और बोला उन्होंने कि जितने भी IAS अधिकारी हैं और वह स्वयं भी गांव में रात्रि निवास करेंगे और दौरा करेंगे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनेंगे। उसके बाद IAS अधिकारियों ने दौरा शुरू किया। पहले ही दिन से उन्हें जो सड़क की, गंदगी की और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी समस्याएं सुनने को मिली। उसके बाद जब और पड़ताल की गई और जब और तह तक जाया गया, तब उन्हें और भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव में जिसको जहां मौका मिला है वहीं पर सरकारी जमीन को हथिया लिया गया है, अपना बनाने की कोशिश की गई है। घर के आसपास की ज्यादातर जमीनों पर कब्जा हो चुका है। इसमें सकरी गलियां, सीवर का पानी निकलने की समस्या विकराल बन गई है। वर्षों से गांव की तरफ देखने की जरूरत नहीं समझने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारी अब यह स्थिति देखकर चकरा गए हैं। पटवारियों से मैप लाने के लिए बोला गया था। जब वो मैप लेकर आए तो दिल्ली के ही गांव में, जैसे एक गांव में 238 बीघा जमीन जो है वो मैप में दिख रही है सरकार की, लेकिन जब गांव में गए तो पूरी जो स्थिति है वो लगभग 60 से 70 बीघा ही अब दिख रही है जो खाली पड़ी हुई है। बाकी का अतिक्रमण ग्रामीणों द्वारा ही किया जा चुका है। तो यह भी स्थिति भयावह बनी हुई है, और इसमें LG ने रिपोर्ट मांगी है। धीरे धीरे इसमें किस तरीके से विस्तार किया जाए, इस योजना को कैसे लागू किया जाए, यह अभी हाल फिलहाल में सिरदर्द बना हुआ है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि एक जैसे प्रारूप से बनेंगे गैर क्रीमी लेयर और EWS प्रमाण पत्र। देखिए LG ने मंजूरी दे दी है। अभी तक राजस्व विभाग ऐसे प्रमाण पत्र अलग अलग जारी करता था, अलग अलग फॉर्मेट में जारी कर रहा था। समिति ने की थी केंद्र के DOPT के प्रमाण पत्र के फॉर्मेट को अपनाने की सिफारिश, जिसको LG ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली में देखिए जरूरतमंद आवेदकों को गैर क्रीमी लेयर यानी कि NCL और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उपराज्यपाल VK सक्सेना ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। अब इन्हें केंद्र की तरह ही, केंद्र के फॉर्मेट में ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा और एक जैसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और यह पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। कानूनी प्रक्रिया की उलझनों से बचने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। अभी तक राजस्व विभाग इस तरह के प्रमाण पत्र अलग अलग फॉर्मेट में जारी कर रहा था। इससे संशोधित विभागों के लिए जो अनावश्यक भ्रम पैदा होता था, तो इसका लाभ भी विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए संजय, ND व स्वाति ने भरे हैं पर्चे। देखिए आप नेता संजय सिंह कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से पहुंचे नामांकन के लिए,
और मालीवाल ने कहा, स्वाति मालीवाल ने कहा कि सदन में महिला संबंधी मुद्दों को वो प्रमुखता से उठाएंगी। दिल्ली में राज्यसभा की जो 3 सीटों में आम आदमी पार्टी ने अपने नेताओं से राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन करवा दिया है। संजय सिंह, एनडी गुप्ता और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सोमवार को सिविल लाइंस स्थित ट्रांसपोर्ट कार्यालय पहुंचकर नामांकन पर्चे दाखिल कर दिए हैं। 9 जनवरी लास्ट डेट है नामांकन की और 19 जनवरी को इसमें वोटिंग हो जाएगी और उसके बाद इन्हें फैसला आ जाएगा और जो कार्यकाल है इनका 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है। स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, उन्होंने बोला है कि ये एक ऐसा पटल मिलेगा जहां पर वो संसद में महिलाओं के मुद्दे को उठा सकेंगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्टेटमेंट है कि सपनों भरोसे की यात्रा है विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसमें उन्होंने बोला है कि लाभार्थियों से बात की है कि दुनिया में हो रही है मोदी गारंटी की चर्चा। कहा गरीब, युवा, महिलाएं और किसान होंगे सशक्त तो भारत भी होगा ताकतवर। देखिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो सफरनामा सुनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि अभी इसको सिर्फ 50 दिन ही हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में इसमें 11 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। और उन्होंने कहा कि समाज में अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति तक खुद पहुंच रही है गवर्नमेंट। कभी भी गवर्नमेंट लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि अधिकारी, नेता या फिर प्रशासन उनके दर पर पहुंचकर, उनके दरवाजे पर पहुंचकर उनकी सुविधाओं के बारे में पूछेगा, उनसे ये पूछेगा कि सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को आज देश का हर क्षेत्र, हर परिवार अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद के रूप में देख रहा है। जिन गरीबों का जीवन सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के इंतजार में बीत गया, वे आज एक सार्थक बदलाव देख रहे हैं। हमारे देश में अनेक पीढ़ियों ने अभाव में जीवन बिताया है, आधे अधूरे सपनों के साथ जिंदगी सिमट गई है। उन्होंने अभाव को ही अपना भाग्य माना और अभाव में ही उन्होंने जिंदगी गुजारने को मजबूरी बताया। लेकिन अब जब गवर्नमेंट चेंज हुई है, भारत विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो ये सब बदलाव अब महसूस किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें गरीबों का उत्थान करना होगा, युवा शक्ति और महिला शक्ति को पहचानना होगा, युवाओं को योगदान देना होगा, महिला शक्ति को योगदान देना होगा और किसानों की स्थिति को बेहतर बनाना होगा। तभी 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। फ्लाइट क्रू को अब हर हफ्ते मिलेंगे 48 घंटे का आराम। देखिए विमान जो पायलट होते हैं या चालक दल के सदस्यों को राहत और यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं नए नियम। ये स्टेटमेंट दिया है DGCA ने और उसके बाद 1 जून से ये लागू हो जाएगा। कम कर्मियों का काम चलाने वाली जो उड्डयन कंपनियां थी उनको अब खर्च करने होंगे ज़्यादा पैसे, क्योंकि पायलटों को बहुत पैसे देने होते हैं, तो उसके लिए अब उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। देखिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि पायलट या जो कर्मचारी हैं, चालक दल हैं, उनके बीच थकान, इन सब की समस्याओं को दूर करने के लिए 48 घंटे का विराम या आराम देना होगा। अभी तक इन्हें 36 घंटे का आराम दिया जाता था, लेकिन अब इन्हें सप्ताह में 48 घंटे का आराम देना होगा और ये नियम 1 जून 2024 से प्रभावी हो जाएगा। DGCA ने कहा है कि लागत कम करने के लिए कम कर्मचारियों से काम चलाने वाली जो उड्डयन कंपनियां हैं उनको अब ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। अब उन्हें पायलटों और पायलट क्रू को ज़्यादा आराम देना होगा ताकि उन पर काम का दबाव ना रहे और विमान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा सकें। यह भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू नियमों के आधार पर भारत में कार्यरत कंपनियों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। इससे जो विमान यात्री हैं वो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष 10 को सुनाएंगे फैसला। देखिए जब जो महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष हैं राहुल
नार्वेकर शिवसेना के 54 विधायकों की अयोग्यता पर 10 जनवरी को फैसला सुनाएंगे। इस फैसले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार का भविष्य टिका हुआ है और उद्धव ठाकरे की सरकार जो थी उसको अपदस्थ करके, यानी कि उनके विधायकों के साथ मिलकर ही एकनाथ शिंदे ने गवर्नमेंट बनाई थी, जिसको भाजपा ने समर्थन दिया था। और ये पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले को महाराष्ट्र विधानसभा ही सुलझाए, और इसके लिए 10 जब लेट हो रहा था तब एक तारीख डिसाइड कर दी गई कि 10 जनवरी को इसमें फैसला सुनाया जाए। अगर जो अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर वो एकनाथ शिंदे के जो शिवसेना है उसके फैसले में बताते हैं तब तो गवर्नमेंट चलती रहेगी। अगर वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला देते हैं तो जाहिर सी बात है ये गवर्नमेंट गिर जाएगी और वहां पर फिर से चुनाव कराए जाएंगे। तो ये जो 10 तारीख है वो वाकई में महत्वपूर्ण है। हालांकि फैसला अगर अध्यक्ष जो हैं वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के हैं तो फैसला संभवतः एकनाथ शिंदे की पार्टी के ही पक्ष में आना तय माना जा रहा है। आपको पता होगा कि इसमें जो जून 2022 में शिवसेना का विभाजन हो गया था, जितने भी बागी विधायक थे वो एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर उन्होंने शिवसेना बनाई, लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि शिवसेना हमारी है। यह मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ये कार्रवाई चल रही है। कॉलेजियम पर सुनवाई को बनानी होगी एक खंडपीठ, ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एक वकील ने पूर्व जस्टिस संजय किशन कौल के इंटरव्यू के आधार पर दलील दी है। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा था कि हमें मानना होगा कि कॉलेजियम प्रणाली में कई दिक्कतें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वोच्च अदालत और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति वाली कॉलेजियम जो प्रणाली है वो अगर उसमें कुछ विवाद है तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए एक समिति या खंडपीठ पर सुनवाई की जाएगी। कॉलेजियम प्रणाली मतलब सुप्रीम कोर्ट ही तय करता है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज रहेगा, हाई कोर्ट में कौन जज होगा। इसमें कानून मंत्रालय द्वारा भी कई बार आपत्ति उठाई गई थी कि अब इसको चेंज किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल एम्प्लॉयमेंट कमीशन एक विभाग बनाया था, एक समिति बनाई थी और उसमें उन्होंने बोला था कि जो भी नियुक्तियां हैं वो इसके माध्यम से होंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देकर इसको खत्म कर दिया था। लेकिन अब फिर से जब संजय किशन कौल जब 25 दिसंबर को रिटायर हुए और 29 दिसंबर को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, तब उन्होंने इसका जिक्र किया और उन्होंने ये बोला कि हाँ, कॉलेजियम नीति में कुछ खामियां हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करता है रूस। देखिए, भारत के रूस से सदैव अच्छे संबंध रहे हैं और भारत में जो रूस के राजदूत हैं डेनिस अलिपोव, उन्होंने कहा है कि रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करता है और भारत को अधिकार भी है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच गहन चर्चा भी इस बारे में हो चुकी है। दिल्ली में वैश्विक अशांति, चुनौतियों और अवसर विषय पर आयोजित सेमिनार में रूसी राजदूत ने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और राजनीतिक हालात का इसमें बयान दिया है। 2023 में जब भारत ने G20 और SCO जैसी महत्वपूर्ण संघों का अध्यक्षता करी, एक एजेंडा बनाकर उसकी अध्यक्षता करी, तो एक तरीके से ये भारत की मजबूती को और सुदृढ़ता को भी प्रदर्शित करता है। इसलिए भी रूस ने बोला है कि पूर्णकालिक सदस्य बनाया जाना चाहिए, स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए, लेकिन चीन हमेशा से इस बात का विरोध करता रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि अब तेजी से दौड़ेगा अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। पहले जो इस प्रोजेक्ट की अवधि थी वो थी 2022, जिसे अब बढ़ाकर 2026 कर दिया गया है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य भी 100% पूरा हो गया है। इस परियोजना के अंतर्गत समुद्र के नीचे रेल सुरंग के काम को भी शुरू कर दिया गया है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली जो ट्रेन है, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, उसके लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य 100% तक पूरा हो गया है। यह प्रोजेक्ट जापान की मदद से शुरू किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार अहमदाबाद के वापी तक कार्य लगभग पूरा भी हो चुका है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में 24 नदियां आती हैं, जिसमें से 6 नदियों पर पुल का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियों पर कार्य चल रहा है।
समुद्र के नीचे जो सुरंग बननी है उसमें भी कार्य शुरू हो चुका है। परियोजना के लिए 271 किलोमीटर ट्रैक की ढलाई का भी कार्य पूरा हो चुका है और इसमें 10 महीनों में ही इसको पूरा किया गया है और 70 मीटर लंबा और 673 मीट्रिक टन वजन वाला पहला स्टील पुल सूरत में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर बनाया गया है। इसकी जो लागत है वो पूरे जो प्रोजेक्ट की लागत है वो 1.8 लाख करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की लागत है और ट्रेन की जो अधिकतम स्पीड है वो 350 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। प्रोजेक्ट हालांकि 4 साल विलंब से है और अभी 26 में पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये भी देखने वाली बात है। परेड का हिस्सा बनेंगी महिला अग्निवीर वायु सैनिक। देखिए, महिला अग्निवीर वायु सैनिक इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना दल का हिस्सा होंगे। इसमें टोटल जो इस साल परेड में कुल 2274 एनसीसी कैडेट हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कि 45 लड़कियों का बैंड भी पहली बार शिविर में भाग लेगा। इसमें 13 से 15 आयु वर्ग की बालिकाएं हैं और जो पिछले साल गणतंत्र दिवस परेड में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आए 710 लड़कियों सहित कुल 2155 कैडेटों ने भाग लिया था। 144 कर्मियों सहित एक टुकड़ी में सभी महिला सैनिक मौजूद होंगी, जिनमें 60 सेना से और शेष भारतीय वायुसेना और नौसेना से भाग लेंगी। तो ये महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। मोदी सरकार की उपलब्धियों को बौद्धिक जगत में फैलाएंगे शिक्षक। देखिए, एकेडमिक्स फॉर नमो अभियान को देश के सभी शिक्षण संस्थानों तक पहुंचाने की है योजना। देश के करीब 50 शीर्ष संस्थानों के 500 से ज्यादा प्राध्यापक व शोधार्थी अभियान से जुड़ चुके हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी चढ़ गई है। अब ये एकेडमिक फॉर नमो जो एक स्कीम चलाई जा रही है, जो शिक्षक इसके बारे में बताएंगे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट से कम व्यक्तिगत छवि को मजबूत करने की बात इसमें कही जा रही है। नेक्स्ट न्यूज है, रूस यूक्रेन इजराइल हमास युद्ध से डिफेंस एक्सपो पर ग्रहण लग गया है। देखिए, 2 वैश्विक संघर्ष से बढ़ी है रणनीतिक कूटनीति हलचल के मद्देनजर इस बार टला डिफेंस एक्सपो का आयोजन। एक्सपो का आयोजन टाल भारत कूटनीतिक वाद विवाद से अपने आप को बचाना चाहता है। हर 2 साल में फरवरी में हर 2 साल पर डिफेंस एक्सपो कराया जाता है। 2020 का जो एक्सपो है वो हुआ था लखनऊ में, 2022 का हुआ था गांधीनगर में और 2024 का होने वाला था अहमदाबाद में। लेकिन अब इसको कैंसिल इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसकी तैयारियों में 6 महीने का समय लगता है, लेकिन अभी तक इसकी ना तो कोई तैयारी है, ना कोई इसके लिए प्रेस ब्रीफिंग करी गई है। और जब आप इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो सर्विस मेंटेनेंस लिख कर आता है। तो इस तरीके से पता चल रहा है कि वो इस एक्सपो को पूरी तरीके से टालने के पक्ष में है। भारत के रूस के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, इजराइल के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। रूस के संबंध जो है भारत के साथ वो तो अच्छे हैं ही, और लेकिन रूस के संबंध यूरोप के साथ अच्छे नहीं हैं, अमेरिका के साथ अच्छे नहीं हैं। इजराइल के संबंध भारत के साथ अच्छे हैं तो इजराइल का संबंध अमेरिका के साथ अच्छा है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर एक्सपो में शायद कई देश हिस्सा ना लेते और ये सफल ना रहता। इन्हीं सब बातों को लेकर भारत ने शायद इस वर्ष डिफेंस एक्सपो ना कराने का फैसला लिया है। डिफेंस एक्सपो में हर देश अपने आधुनिक हथियारों को प्रदर्शित करता है, उन्होंने किस तकनीक को अपनाया है, इन सब शस्त्रों और शस्त्र के बारे में या फिर विमान के बारे में दिखाया जाता है, बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि मोदी मैजिक दिख गया है, क्योंकि गूगल सर्च पर जो लक्षद्वीप है उसमें 3400% का उछाल देखा गया है और ये 20 वर्षों में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। तो ये एक रिकॉर्ड बन गया है। और लक्षद्वीप की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, उन्होंने इसे डेस्टिनेशन के तौर पर लोगों को इसमें बोला था कि वो अगर कहीं घूमने जाते हैं तो इसे अपने ट्रैवल डेस्टिनेशन में जरूर रखें। तब से लक्षद्वीप के बारे में सर्च किया जा रहा है और जाहिर सी बात है अब वहां पर उद्योग पर्यटन जो है वो बढ़ेगा।
नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि जो केंद्र सरकार भरेगी निर्धन कैदियों का अर्थदंड। मध्य प्रदेश में राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समिति गठित, समिति की अनुशंसा पर कैदियों की आर्थिक सहायता की जाएगी। जो कैदी गरीब हैं, उन्होंने अपराध कर दिया है लेकिन भरपाई करने में सक्षम नहीं है, तो उनकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। और ये अच्छा निर्णय है या फिर बुरा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज, जिसमें एक आर्टिकल लिखा गया है कि भारत क्यों मायने रखता है। बेहद कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत अग्रणी शक्ति बनने की राह पर इसलिए अग्रसर है क्योंकि उसने दृढ़ता और सहिष्णुता का परिचय दिया है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है और आर्टिकल लिखा है जल्द ही प्रकाशित होने वाली फ्रेंड्स इंडिया द क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लेखक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ श्रीराम चेलैया द्वारा। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो वैश्विक राजनीति का जो सभ्यता है और संस्कृति है उसमें क्या संबंध है, राष्ट्रीय पहचान और देश के अंतर्राष्ट्रीय उत्थान के बीच कौन सी कड़ी है जो एक दूसरे को जोड़ती है, क्या कूटनीति का मर्म प्राचीन महाकाव्यों में समाहित है। ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर विदेश मंत्री एस सुब्रमण्यम यानी कि एस जयशंकर ने अपनी जो प्रकाशित पुस्तक है वाई भारत मैटर्स यानी कि भारत क्यों मायने रखता है में लिखा है। उन्होंने कई बातों को पुराने जो काव्य हैं या फिर ग्रंथ हैं उनके एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया है। जयशंकर ने कई बातों को इसमें समाहित किया है। जयशंकर इसमें लिखते हैं, देखिए यहां पर दिया गया है कि 2014 से पूर्व भारतीय विदेश नीति में अपनी महान सभ्यता के प्रति गौरव बोध का अभाव था। हम अपनी संस्कृति की विरासत को लेकर उदासीन होने के साथ ही उसे लेकर शर्मिंदगी का भाव रखते थे। इसमें हमारी विदेश नीति कमजोर होती गई। भारत का कृत्रिम राज्य के बजाय सभ्यतागत राज्य के तौर पर उभरना और विश्व में राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित नियम आधारित व्यवस्था बनाने की संकल्प वर्तमान दौर की बड़ी विशेषता है। जिस तरीके से जो नई सरकार आई है उसने विदेश नीति को मजबूत किया है, वो सबसे बड़ी बात है। भारत का कृत्रिम राज्य के बजाय जो सभ्यतागत राज्य के तौर पर उभरना था वो अब हो रहा है। रामायण के अन्य पात्रों एवं घटनाओं के माध्यम से भारत के उत्थान का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है और जो इसकी विशेषता है, लेखक यानी कि जो जयशंकर हैं वो लक्ष्मण का उदाहरण देते हैं और कहते हैं, समझाते हैं कि जैसे राम को संकट के दौरान भरोसा करने के लिए विश्वसनीय और सजग भाई की आवश्यकता थी, वैसे ही भारत को वैश्विक शक्ति क्रम में ऊपर उठने के लिए विश्वसनीय मित्रों और साझेदारों की आवश्यकता है। रामायण के माध्यम से विश्लेषण इसलिए और दिलचस्प है क्योंकि प्रायः कूटनीतिक और रणनीतिक मामलों में महाभारत के उदाहरण अधिक दिए जाते हैं। विदेश मंत्री रामायण के माध्यम से दर्शा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मूल्य और नैतिकता उतने ही अहम है जितने हित और चतुराई है। इन दोनों का मिश्रण ही सही समीकरण तैयार करता है। आज भारत अपने दुश्मनों के विरुद्ध चाणक्य नीति अपना रहा है, वहीं विकासशील देशों और मित्र राष्ट्रों के साथ फोर्स फॉर गुड यानी भलाई की शक्ति के तौर पर भी स्वयं को प्रस्तुत कर रहा है। जयशंकर आश्वस्त हैं कि भारत न तो पश्चिमी सभ्यता और अमेरिकी विदेश नीति की नकल करेगा और न चीन की आक्रामक राह पर चलेगा। हम इन शक्ति केंद्रों से भिन्न हैं और उसे प्रकट करने के लिए हमें अपनी विरासत और अपने सामरिक सोच को वैश्विक पटल पर प्रभावी ढंग से रखना होगा। चीन की उभरती शक्ति और उससे उत्पन्न खतरों को भी जयशंकर ने बहुत ही अच्छा, वाकई में इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जो चीन की शक्ति है जिस तरीके से बढ़ रही है। तो जयशंकर ने देखिए यहां पर लिखा है कि राजा दशरथ और कैकेयी के वरदान प्रसंग को समझाया है। उन्होंने बताया कि राजा दशरथ द्वारा रणभूमि में कैकेयी को दिए गए 2 वरदान असल में अमेरिका और यूरोप कि दशकों से चीन को आगे बढ़ाने वाली रणनीति के समान है, जिसका खामियाजा आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भुगत रहा है। और ये नीति वाकई में दूसरों के लिए अब दिक्कत पैदा कर रही है। जिस तरीके से 2 वरदान दिए गए थे कैकेयी को और उन्होंने राम को वनवास और भरत को राज्याभिषेक दे दिया था, वहीं पर चीन को जो अमेरिका और यूरोपीय कंट्री बढ़ाती रही, आज चीन उन्हीं के लिए सिरदर्द बन गया है।
पश्चिमी देशों में खालिस्तान और जिहादी ताकतों का संगठित होना और पश्चिमी उदारवादियों द्वारा भारत में कथित लोकतंत्र और मानवाधिकारों को लेकर उठने वाले सवालों को भी जयशंकर ने प्रभावी ढंग से निशाने पर लिया है। विकास और विरासत की इस गाथा से हर भारतीय को परिचित होना चाहिए ताकि वह समझ सके कि हम कहां से आए हैं और कहां तक जाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो अयोध्या में साकार हो रहा है, एक सपना मंदिर निर्माण से आर्टिकल है ये, जिसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको स्किप करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज ले रहे हैं कि कमाई बढ़ी है, आय की असमानता भी घटी है। यहां पर 8 वर्षों में रिटर्न भरने वाले दोगुने हुए हैं। 100 करोड़ से अधिक कमाने वालों की संख्या 6 गुनी बढ़ गई है। यहां पर पिछले 8 सालों में जो सरकारी प्रयास की वजह से सालाना 3.5 लाख रुपए तक कमाने वाले 20 लाख तक कमाने लगे हैं। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। वो इसमें बताया गया कि 2014-15 में 4 करोड़ थी ITR भरने वालों की संख्या, जो चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 31 दिसंबर तक 8.2 करोड़ यानी कि लगभग दोगुनी हो गई है, दोगुनी से ज्यादा हो गई है। और ये आय की असमानता को भी कम करता है। 2014 से 22 के दौरान व्यक्तिगत आय असमानता 0.472% से घटकर 0.402 प्रदर्शित हो गई है। तो ये भी यहाँ पर बहुत अच्छे आंकड़े हैं। 2014 में 100 करोड़ से अधिक का सालाना आय वाले जो 23 लोगों की देश की कुल आय थी, यानी कि जो लोग 100 करोड़ से ज्यादा कमाते थे उसमें लोगों की हिस्सेदारी जो थी वो 23% थी। अब वो बढ़ती जा रही है। आयकर रिटर्न भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो SBI की रिपोर्ट है उसने बताया कि ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ से अधिक परिवार जोमैटो से आए दिन मतलब खाना मंगाते हैं ग्रामीण इलाकों में, तो शहरी इलाकों की तो आप बात छोड़िए। तो ये एक रिपोर्ट थी। उसके बाद अर्थव्यवस्था में के आकार की रिकवरी के दावे मनगढ़ंत। देखिए SBI ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था में के आकार के पुनरुद्धार के बारे में किए जाने वाले दावे दोषपूर्ण, पूर्वाग्रह से ग्रसित और मनगढ़ंत हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक महामारी के बाद भारतीय परिवार अपनी बचत को अचल संपत्ति सहित विभिन्न भौतिक संपत्तियों में नए सिरे से लगा रहे हैं। के आकार की रिकवरी का मतलब अर्थव्यवस्था के विभिन्न समूहों की असमानता में वृद्धि है। इसमें देखिए इस तरीके से दिखाया गया था कि छोटे जो कारोबारी हैं वो नीचे आते जा रहे हैं, कामगार वो नीचे उतर रहे हैं और तकनीक और बड़ी कंपनियां ऊपर उठ रही हैं, जिसको SBI ने खारिज कर दिया है। 50 लाख करोड़ हुई म्यूचुअल फंड उद्योग की परिसंपत्ति। म्यूचुअल फंड उद्योग ने 2023 में पर्याप्त तेजी दिखाई है और ये आंकड़े दिए हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी कि MFI की तरफ से ये जारी किया गया, जिसमें 2023 में पर्याप्त तेजी देखी गई है और ये अभी और बढ़ेगी। म्यूचुअल फंड एक तरीके से जैसे कि आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करके किसी कंपनी के माध्यम से करते हैं तो उसे म्यूचुअल फंड बोला जाता है। प्याज सस्ता होने से दिसंबर में घटी है भोजन की थाली, इसको स्किप करते हैं। 53 अरब डॉलर से अधिक होगा कृषि निर्यात। पीयूष गोयल, देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इंडस फूड 2024 मेले का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने खाद्य पदार्थों के निर्यात पर रोक के बावजूद चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कृषि निर्यात पिछले साल से अधिक रहेगा, ये बातें उन्होंने बोली है। गोयल ने गत वित्त वर्ष 2022-23 में हमारा जो कृषि निर्यात था वो 53 अरब डॉलर का था, ये उन्होंने बताया है, जो 2030 तक 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी को मिली 223 सीटों पर जीत। शेख हसीना ने लगातार चौथी बार आम चुनाव में जीत हासिल की है और भारत के साथ मजबूत होंगे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर शेख हसीना से बात की और उन्हें बधाई दी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जल्द कर सकती हैं भारत का दौरा। उन्होंने 2,49,000 या लगभग 2.5 लाख वोट से पहली बार 96 में प्रधानमंत्री बनी थी, तो एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री बनी हैं और इनके संबंध भारत से हमेशा से मजबूत रहे हैं जब से ये प्रधानमंत्री बनी हैं। इसमें और भी अब कई बदलाव होंगे, कई समझौते किए जाएंगे। बांग्लादेश के बारे में जान लीजिए। 1971 में पाकिस्तान युद्ध के बाद जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग हुआ था। उसके बाद
भारत ने भी बांग्लादेश को हर स्टेज पर सहायता दी है, चाहे वो पनबिजली परियोजना हो, रेल परियोजना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर कोई भवन, कोई उद्योग निर्माण करना हो, सभी सेक्टरों में भारत ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका और करेंसी है टका। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चीन हमारा विश्वसनीय अभिन्न अंग। ये इस न्यूज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले पेज पर। चलिए, तो ये आज का थोड़ा वीडियो आज ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसमें सभी न्यूज़ को कवर किया गया है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।